देश में जिलों को खत्म करने के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। अधिसूचना को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आज दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। रामकेश मीणा की ओर से याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई होनी है। राज्य सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में कैवियट दायर की गई है। राज्य सरकार की ओर से गुरुचरण गिल पूरे मामले में पैरवी करेंगे। राज्य सरकार की 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग इस याचिका में की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये पूरा मामला प्रदेश में जिलों को खत्म करने को लेकर है। 9 नए जिले खत्म कर दिए गए थे राज्य सरकार की तरफ से, और जो अधिसूचना है उसको रद्द करने की मांग को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में कैवियट दायर की गई है और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे गुरुचरण सिंह गिल। वहीं जो याचिका दायर की गई है हाईकोर्ट में अधिसूचना को रद्द करने को लेकर, वो याचिका रामकेश मीणा की तरफ से दायर की गई है। अब जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है आज की सुनवाई, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसको लेकर हो हंगामा, सियासत लगातार जारी है। यूपी की अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। तो वहीं अखिलेश ने एक बार फिर अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत का दावा कर दिया है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पहले से ही प्रत्याशी घोषित हैं। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते 14 जनवरी तक प्रमुख दलों के नामांकन दाखिल करने की संभावना कम ही है। बीजेपी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा 14 जनवरी तक कर सकती है। ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद अब बीजेपी की निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन अब 2025 के उपचुनाव में बीजेपी ये सीट उससे छीनना चाहती है। बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव साल 2022 के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें बीएसपी और कांग्रेस दोनों मैदान में नहीं है। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में एसपी के साथ खड़ी है। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में बीजेपी 14 या फिर 15 जनवरी तक मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकती है। विगत 9 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभाओं में विजय दर्ज की है। मिल्कीपुर में भी विजय दर्ज हो, इसके लिए संगठन और सरकार काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पर विधानसभा संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। बूथ लेवल तक तैयारी चल रही है। डबल इंजन की सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, हमारा प्रत्याशी कमल है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा भी कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं अखिलेश यादव का ये मानना है कि इंडी गठबंधन वैसे ही मजबूत है जैसा पहले दिन था। रही बात मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें,
उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 जनवरी से पहले नामांकन दाखिल करने की संभावना कम है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार का चयन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार विकराल होती जा रही है। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अरबों की संपत्ति आग में खाक हो चुकी है, तो वहीं इस विनाशकारी आग में 15 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में आग से हाहाकार मचा हुआ है। जंगल की आग अपना दायरा बढ़ाते हुए सब कुछ खत्म करने को लेकर आमदा है। जो भी रास्ते में आ रहा है वो जलकर खाक हो रहा है। आग के आगे सुपर पावर भी बेबस नजर आ रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगल से फैली आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हर गुजरते दिन के साथ आग और विकराल रूप लेती जा रही है। अब तक 10,000 से ज्यादा इमारतें आग की चपेट में आने से पूरी तरह तबाह हो गई हैं। 15 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कई जानवर भी इस विनाशकारी आग की भेंट चढ़ चुके हैं। कैलिफोर्निया प्रशासन की माने तो अब तक आग की वजह से 16 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस त्रासदी में कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। कैलिफोर्निया में रह रहा हर शख्स दहशत में जी रहा है। जो लोग अभी सुरक्षित हैं, वो भी अनहोनी की आशंका से घबराए हुए हैं। अमेरिका में लगी आग के बीच फायर फाइटर की कई टीमें दिन रात लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। रात के वक्त भी हेलीकॉप्टर से आग पर नियंत्रण करने का काम चल रहा है, लेकिन आग इतनी फैल चुकी है कि उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे हैं। लॉस एंजल्स में जिन इलाकों में आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है, उनमें पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लीडिया, केनेथ के इलाके शामिल हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर की बसावट पहाड़ों के बीच है। पहाड़ों पर चीड़ का जंगल बहुत बड़े इलाके में है। चीड़ के सूखे पेड़ों के जलने के कारण आग शुरू हुई और उसके बाद काफी बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से प्रदूषण हो रहा है। आसमान तक धुआं फैला हुआ है, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो गई है। आग की मार जानवरों पर भी पड़ी है। जो इस त्रासदी में बच गए, उनका इलाज चल रहा है। लॉस एंजलिस के इलाकों में भड़की आग ने शहर के शहर तबाह कर दिए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर आग ने लॉस एंजलिस में कहर बरपाया है। जहां तक नजर जाएगी, वहां सिर्फ तबाही ही दिखेगी। कुछ दिन पहले यहाँ पर लोग खुशहाली से जी रहे थे, लेकिन अब रिहायशी बस्ती भी खंडहर में बदल गई है। गुलजार आशियाने पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। हॉलीवुड से लेकर टीवी के कई बड़े स्टार्स के घर जलकर तबाह हो गए। हवा लगातार चल रही है, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। लोगों को बस यही इंतजार है कि आग किसी तरह थम जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच श्रीगंगानगर से हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर पदमपुर में बस और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। घने कोहरे की वजह से बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा हो गया।
श्रीगंगानगर में सड़क हादसा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। परमपुर में बस और बोलेरो की भिड़ंत। आगे का हिस्सा बस का आप देख पा रहे हैं क्षतिग्रस्त है। ये बोलेरो भी साथ में खड़ी हुई आपको नजर आ रही है, जिसके साथ भिड़ंत हुई है। और पीसीआर यानी कि जो पुलिस की गाड़ी है मौके पर पहुंची। 3 लोगों को जिनकी मौत हो चुकी है बाहर निकाला गया है और तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। खबर ये मिल रही है घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, ये जो 3 लोग जिनकी मौत हुई है कहाँ के रहने वाले थे और कितने बजे हादसा हुआ? देखिए मनु, आज सुबह से ही श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में काफी घना कोहरा देखा जा रहा है और ये पदमपुर थाना क्षेत्र के सीसी हेड का मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे की असल वजह कोहरा ही माना जा रहा है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से आज श्री गंगानगर जिले में लगभग जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है और संभवतः तेज रफ्तार और जीरो विजिबिलिटी इस हादसे की वजह रही। लेकिन इस हादसे में सबसे दुखद पहलू ये आया कि बोलेरो सवार एक महिला सहित कुल 3 लोगों की मौत हुई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही साथ रोडवेज बस में जो यात्री थे उन्हें भी हल्की चोट होने का जानकारी सामने आ रही है। बोलेरो में जो सवार थे वो परिवार कहाँ से ताल्लुक रखता था और बस कहाँ जा रही थी? कितने इसमें सवारी भरी हुई थी? देखिए, ये बस बीकानेर की तरफ रवाना हुई थी। श्री गंगानगर से बीकानेर की तरफ जा रही थी, जो कि सुबह का वक्त था और तो बहुत ज्यादा सवारियां तो बस में नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ जो बोलेरो सवार मृतक हैं उनकी पहचान अभी सुनिश्चित होना बाकी है। ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है कि बोलेरो सवार लोग कहाँ के रहने वाले थे और उनकी पहचान क्या थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि घायल कितनी तादाद में हुए अशोक? देखिए, बोलेरो में 3 लोग थे, इन तीनों की मौत हो चुकी है और बस में जो कुछ लोग थे वो थोड़े बहुत चोटिल हुए हैं। तो घायलों की संख्या तो बहुत। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो विजिबिलिटी शून्य थी, घने कोहरे की वजह से यह हादसे की जानकारी मिल रही है। श्रीगंगानगर से ही रवाना हुई थी बस की पदमपुर में जाके हादसे का शिकार हो गई। और अब बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है और इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम नोज पर हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, जिसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडोज और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। अमृत स्नान के विषय में कुछ जरूरी बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पौष पूर्णिमा पर कुंभ की शुरुआत और 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का शुभारंभ आज से हुआ है। आस्था की डुबकी लगाते हुए करोड़ों लोग सुबह 4 बजे से ही मां गंगा में डुबकी लगा रही हैं। भक्तों का जनसैलाब आप देख पा रहे हैं। अमृत स्नान इसे कहा जाता है। चाक चौबंद सुरक्षा है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। मेगा कवरेज लगातार न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ये आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ की। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। महाकुंभ की आज से शुरुआत हो गई है। अमृत स्नान में लगातार डुबकी लगाते हुए आस्था की डुबकी से कहा जाता है। विहंगम दृश्य देखने को मिला जब करोड़ों लोग देश के कोने कोने से महाकुंभ की शुरुआत के साथ पहुंचे हैं। आस्था का इसे महापर्व कहा जाता है। सुरक्षा के भी बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिव्य भव्य दृश्य सुबह सुबह देखने को मिला जब सूरज की पहली किरण के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। सनातन का संगम इसे कहा जाता है। अद्भुत अलौकिक तस्वीरें लगातार आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। 144 साल बाद यहां पर देखिए महाकुंभ आया है, क्योंकि 144 साल में एक बार महाकुंभ आता है। पहला स्नान और उसकी पहली तस्वीर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ये 8 तस्वीरें हैं। जश्न का माहौल देखिए। हर हर गंगे के जय घोष के साथ स्नान करते हुए श्रद्धालु लाखों की संख्या, यूं कहें कि करोड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। कल्पवास आज से शुरुआत हो रही है 45 दिन की। एनडीआरएफ भी लिहाजा मुस्तैद है, पूरी तरह से नजर बनाए हुए है कोई घटना ना घटित हो जाए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। संतों में बेहद खुशी का माहौल है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बधाई श्रद्धालुओं को देते हुए।
तो जयपुर से प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जयपुर से आए श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार संगीत है, संगीत यहाँ पर बांसुरी से बजाते हुए क्या कहेंगे, क्या आप लोग गाना गा रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। अजी देवर बोल दिए बताइने मायरा बर्बाताइन। बोलो बोलो। ये राम राम साहब आई थी आगोंदर से जेठ मायरा बर्बाताइन देवर बोल दियो मायरो बर्बाताइन। नाका दो जोड़ी का मोड़ला चाले क्यों न खेत में करे लिया थोड़ा नाका दो जोड़ी का मोड़ला चाले क्यों न खेत में करे ला थोड़ा। ये गाँव का दांडी लोग थे, बाटी खाना बाटी खाओ मुझे को बोलते थे। और कुछ गीत गा रहे थे आप लोग और फूंक देता डैडी की मुझे को तकदीर। तमाम श्रद्धालु जयपुर से पहुंचे हुए हैं और ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंच चुके हैं। तो आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ में करोड़ श्रद्धालु आस्था का प्रतीक जिसे कहा जाता है, और ये सिर्फ एक मेला नहीं है, जाहिरी तौर पर परंपरा और हिंदू संस्कृति का बेहद विगंगम मिलन कहा जा सकता है। और देखिए भक्तों का जनसैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है। अमृत स्नान कर रहे हैं लोग चाक चौबंद सुरक्षा के बीच। मेगा कवरेज भी आपको न्यूज़ 18 लगातार पहुंचा रहा है। तो आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, वो महाकुंभ जिसे संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम कहा जाता है। संगम नगरी के तट पर 12 किलोमीटर के एरिया जहां पर स्नान कर रहे हैं लोग, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। भीड़ को मैनेज किया जा रहा है लाउड स्पीकर के जरिए। और इसके साथ साथ देखिए आपको हर एक तस्वीर सुबह की हम दिखा रहे हैं, जहां पर घाट पर दीपक जलाकर मां गंगा की आरती करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का आज पहला स्नान है। जो श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ रहे हैं और उनके अपने खो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, उनके लिए पुलिस सहायता केंद्र बनाई गई है मेला क्षेत्र में और जगह जगह पर यह बनाई गई है। यहाँ पर देखिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पुलिस सहायता केंद्र है और यहाँ पर देखिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मैं अपने विजय युगल सब कहूंगा कि जरा आगे की तरफ आए तो हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से किस तरीके से यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है जो भी मिसिंग है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में ये जो हैं यहाँ पर महिलाएं इनके अपने खो गए हैं। तो उसके बाद ये यहाँ से अनाउंसमेंट करते हुए पुलिस की जवान इनको इनके मदद के लिए तुरंत तत्पर हैं, यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं की सहायता के लिए ये खड़े हैं। पुलिस सहायता केंद्र है, हेल्पलाइन नंबर है, मेला कंट्रोल रूम का नंबर यहाँ पर 1920 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार श्रद्धालुओं की मदद करते हुए, इसके अलावा जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को देख सकते हैं। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे थे। तो देखिए आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक है। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि ये परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार हर सनातनी सालों तक करता है। तो उस महाकुंभ को लेकर क्या इंतजाम है, आपको प्रयागराज पहुंचने से लेकर आपके ठहरने और खाने पीने तक की हम आपको जानकारी देने वाले हैं। संगम में सुनाई दे रहा है हर हर गंगे का जय घोष। फिर गूंज रहा है जय जय गंगा मैया का उद्घोष। फिर बढ़ रही है संगम के घाटों की रौनक। उठी संगम की धारा के बीच डुबकी के झटके के साथ माटी के जीवन पुतलों की आवाज और बढ़ गई प्रयागराज की चमक।
45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी यानी आज पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा और फिर महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। संगम किनारे बकायदा टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको 2000 से लेकर 1 लाख तक अपने बजट के हिसाब से खर्च करने होंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जगह जगह पर श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, जहां आप फ्री में नाश्ता और खाना खा सकते हैं। वहीं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर से करीब 13,000 ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको तमाम रिक्शे और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगे। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज चिपकी स्टेशन पर आएंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनें फाफा, मऊ और प्रयागराज स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। वाराणसी और गोरखपुर की ओर से आने वाली ट्रेनें झूंसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से पैदल ही संगम पहुँचा जा सकता है। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से लेकर जाने तक कोई परेशानी ना हो, उसके लिए डिजिटल कुछ इंतजाम भी है। संगम तक आने वाले श्रद्धालु QR कोड के जरिए अपने रूट की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही उनके रहने, खाने, रास्ते, टेंट सिटी अखाड़ों की जानकारी भी उन्हें यहीं से मिल जाएगी। मतलब ये कि एक बार फिर दुनिया देखेगी आस्था में डूबे करोड़ों सनातनियों को, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को, महसूस करेगी देश की दिव्यता को और त्रिवेणी के घाट झूम उठेंगे हर हर गंगे के जय घोष से।